से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पार्ट नंबर 2। क्लास के पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बहुत सारे रूल हैं जो हम पार्ट नंबर 1 में हम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसको आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2 के माध्यम से। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूज नंबर 8, 9, 10 और 11। इसके अलावा एक्सरसाइज भी हम करेंगे और रूल नंबर 7 तक के यदि आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको देखना ही पड़ेगा, यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इसी तरह की और भी एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों ही देखने के बाद ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो पार्ट नंबर 1 आपको ज़रूर देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूज नंबर 8 इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज। रनिंग कमेंट्री का मतलब होता है आंखों देखा हाल बताने के लिए। किसी भी खेल के मैदान से यदि सीधा प्रसारण जो प्रस्तुत किया जाता है वो कहलाता है रनिंग कमेंट्री। और रनिंग कमेंट्री में चीज़ों को सामने देखकर व्यक्त किया जाता है, उस भाव को मतलब उस डिस्क्रिप्शन को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करेंगे। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के माध्यम से इन चीज़ों को व्यक्त किया जाएगा। कैसे? यहाँ पर एग्जाम्पल है राम पास द बॉल टू सोहन। अब राम ने क्या किया? बॉल को पास किया सोहन के पास एंड ही हिट इट इनटू द गोल। और सोहन ने क्या किया? उस बॉल को हिट कर दिया गोल में। तो ये चीज़ें हमने देखनी है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। जब भी हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो सबसे पहले हम चीज़ों ऊपर जाएंगे, वो समझने वाली बात क्या होगी उसमें कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट कैसा का मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर या सब्जेक्ट प्लूरल। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसका हमें क्या करना है? क्योंकि इसी के अनुसार तो हम वर्ब भरेंगे। जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब दी पाएगी वो जो बेस वर्ब होगी, कौन सी वर्ब होगी? बेस वर्ब। और बेस जो वर्ब होती है वो अपने आप में हमेशा प्लूरल होती है। बेस वर्ब कैसी होती है? प्लूरल। अब जब वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल के साथ तो चल जाएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो फिर क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पर सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो बेस जो वर्ब दी गई होगी वो हम वैसे के वैसे लिख देंगे, क्योंकि बेस वर्ब प्लूरल में होती है। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये तो ठीक बात है। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब क्या करेंगे हम? अब इस वर्ब का हम क्या करें, इसके साथ क्या जोड़ें कि ये भी सिंगुलर हो जाए? क्योंकि ये नियम है कि जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया हमने प्रयोग करनी। जैसा कर्ता वैसी क्रिया का मतलब क्या है? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करनी है हमने। अब हमारे पास वर्ब जो दी गई है वो तो प्लूरल है, हम इसको सिंगुलर कैसे बनाएं? सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके साथ वर्ब के साथ यदि हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वर्ब हमारी अब कैसी बन गई? सिंगुलर बन गई। क्लियर हो गया? अब हमारा सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर होगा तो हम इसको प्रयोग करेंगे कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस से लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हम कैसे लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे कैसे? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर दी हुई होती है उसके साथ हम एस या ईएस जोड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम एस कब जोड़े, ईएस कब जोड़े? ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके, फिर भी मैं क्योंकि हम एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि यदि वर्ब के अंत में, किसके अंत में? वर्ब के अंत में हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो, तो हमें क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब सिंगुलर वर्ब के साथ हम एस से जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे, तो हम ईएस जोड़ने का नियम को समझ लेते तो बाकी जो एस का ही बच जाता है। तो वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो? वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम जो वर्ड है, लेटर जो है वो क्या मिलेगा आपको? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड। इनसे यदि हमारा वर्ब का अंत होता है तो उस वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करने के लिए हम क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ ईएस जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? वर्ब के अंत में इनमें से कोई भी वर्ड आता है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड होता है तो ईएस जोड़ेंगे। ये जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा तो। क्लियर? अब हम सेंटेंस पर आते हैं, कैसे हमने इसको फिल इन द ब्लैंक के अंदर प्रयोग करना है इन्हीं नियमों को। राम सब्जेक्ट कैसा है? सबसे पहले हमने ये पहचाना है सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। आप समझ गए, किसी का जो नाम होता है वो सिंगुलर होता है। जब तक एंड लगाकर दो नाउन को नहीं जोड़ा जाता तब तक वो सिंगुलर ही रहता है। मतलब एक है तो वो
किसी का भी नाम है, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मार्कर है ये भी सिंगुलर है, बोर्ड है ये सिंगुलर है, डस्टर है सिंगुलर है, फैन है सिंगुलर है, तो सब क्या है सिंगुलर है। जब तक हम वर्ब हमारे जो नाउन होता है उसको या तो हम एंड लगाकर दो नाउन को जोड़ेंगे तब तक प्लूरल नहीं बनेगा, या नाउन के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे तब तक वो प्लूरल नहीं बनेगा। तो नाउन के साथ हम नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे, या तो हम नाउन के साथ नाउन प्लस क्या कर देंगे एस या ई जोड़ देंगे, या नाउन दो नाउन को हम कैसे जोड़ देंगे एंड से जोड़ देंगे। एक नाउन ये है, दूसरा नाउन हम ऐसे जोड़ेंगे। तो दो नाउन को हम यदि हम एंड से जोड़ देते हैं फिर भी हमारा नाउन कैसा हो जाता है प्लूरल हो जाता है। तो नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस या ई जोड़कर या एंड के माध्यम से दो नाउन को जोड़कर। अब हमने ये देखा कि वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं। वर्ब का अपने आप में प्लूरल होती है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस लगाते हैं। नाउन अपने आप में कैसा होता है सिंगुलर होता है, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे एस या ई जोड़ देंगे। मतलब दोनों की दोनों बातें क्या हैं डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग हैं। अब समझिए जरा एग्जाम्पल को, राम पास द बॉल टू सोहन। अब राम सिंगुलर हो गया, वर्ब यहाँ पर जो भी दी गई होती है बेस वर्ब कैसी होती है वो प्लूरल होती है, बहुवचन वाली होती है, इसको हमने सिंगुलर बनाना है क्योंकि हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब इस वर्ब के अंत में क्या आया है डबल एस आया है। अभी मैंने यहाँ बात की थी डबल एस होगा तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे इसके साथ ई एस लिखेंगे। ही हिट इट इन टू द गोल। अब इसने ही ने क्या किया हिट किया, बॉल को गोल के अंदर मारा, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब वर्ब हमारी कैसी है आप बताएं, हिट कैसी वर्ब हो गई प्लूरल। अब सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है, मैच नहीं हुआ, डिफर हो गया, तो हम क्या करें इसके साथ में एस जोड़ेंगे तब ये वर्ब भी सिंगुलर बन जाएगी। यूजर नंबर 9 देखो, टू इंट्रोड्यूस कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है कथन, किसी के द्वारा कही गई कोई बात होती है वो कोटेशन कहलाती है, कथन होता है। यहाँ पर किट्स ने कहा है, क्या कहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा खुशी देने वाली होती है। अब किट्स कैसा नाउन है हमारा या कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर है। आप ये कहेंगे इसके साथ भी एस जुड़ा हुआ, नहीं, ये हमने को नाउन के साथ एस या एस जोड़कर प्लूरल तो बनाते, लेकिन ये तो नाम है, नाम के साथ जुड़ा हुआ है पहले से ही, तो ये हमने इसको प्लूरल नहीं बनाया। कभी आप सोचो कीट का ये किट्स बनाया, प्लूरल नहीं है, ये नाम है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। इसलिए हम यहाँ पर वर्ब भी कैसे लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के साथ एस जोड़ेंगे या एस जोड़ेंगे। यूज नंबर 10 पर आ जाएं। न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए, न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए भी हम इसी टेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखें, द टाइम ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र का नाम है। टाइम ऑफ इंडिया क्या है समाचार पत्र का नाम है। स्टेट दैट, उसने समाचार पत्र ने कहा, क्या बताया है, दैट द प्राइम मिनिस्टर, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, साइन द न्यूक्लियर डील, कि उसने न्यूक्लियर की क्या किया है डील किया है। अब जरा देखो ये क्या है न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, न्यूज़पेपर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी कैसे करेंगे हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये स्टेट्स हो जाएगा। अब पीएम क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर SIGN। अब सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस जोड़ेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल को समझो, दैट्स टुडेज हेडलाइन, आज के हेडलाइन क्या है, इंडिया विन द वर्ल्ड कप। अब इस एग्जाम्पल को करने से पहले थोड़ा सा इस नोट पर ध्यान करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे यदि हम इस रूल को नहीं देखेंगे। तो कौन सा रूल है, इंडिया यदि नेम ऑफ कंट्री दिखाया गया है, मतलब भारत देश के लिए इसको प्रयोग किया गया है ना, इंडिया जो वर्ड यहाँ पर प्रयोग किया गया, यदि वो कंट्री के लिए प्रयोग किया गया तो हमारा सब्जेक्ट को कैसा माना जाएगा सिंगुलर। एक बार फिर समझे, यदि इंडिया कंट्री का नाम के रूप में प्रयोग किया गया है तो सब्जेक्ट रहेगा वो सिंगुलर। इंडिया यदि नेम ऑफ स्पोर्ट्स टीम है, मतलब स्पोर्ट्स की टीम के लिए इंडिया प्रयोग किया गया है तो सब्जेक्ट कैसा रहेगा प्लूरल रहेगा। एग्जाम्पल को समझते हैं, इससे एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ें वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। इंडिया हैज़ या हैव डिफीटेड पाकिस्तान इन ऑल वार्स। अब यहाँ देखो क्या स्पोर्ट्स टीम की बात हो रही है, भारत ने पाकिस्तान को सभी युद्धों में हराया, तो ये कोई स्पोर्ट्स की तो बात नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे इंडिया यहाँ पर क्या माना जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि कंट्री का नाम है ये तो, और कंट्री का नाम जब होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा।
अब इंडिया हैज़ या हैव, इन दोनों वर्बों में से हमने मतलब दोनों जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं उनमें से हमने एक वर्ब को चुनना है। वो कैसे चुनेंगे हम, ये देखना है कि सिंगुलर मानेंगे सब्जेक्ट को या प्लूरल मानेंगे, कि उसी के अनुसार तो लगेगा। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज़ लगाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हैव लगाएंगे। अब ज़रा देखो, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप तो मतलब खेल से जुड़ा हुआ बात हो गई, तो स्पोर्ट्स टीम की बात हो गई। भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप के अंदर, तो डिफीट मतलब हराना। अब वर्ल्ड कप भारत के हराने का मतलब क्या, भारतीय टीम ने हराया है। जब टीम की बात आती है तो सब्जेक्ट हम कैसा मानेंगे, इंडिया को प्लूरल मानेंगे, तो हैव का प्रयोग यहाँ पर हो गया। अब इस सेंटेंस को करते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ अब क्लियर हो गई कि हमारा जो इंडिया जो है वो सिंगुलर कब सब्जेक्ट बनता है और प्लूरल कब सब्जेक्ट बनता है। इंडिया विन द वर्ल्ड कप। अब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, मतलब भारत ने जीतने का मतलब क्या, भारतीय टीम ने जीता। तो हम क्या लगेंगे यहाँ पर, विन लगाएं या विंस लगाएं, विन लगेगा, क्योंकि ये जो वर्ब क्या है, प्लूरल है। अब भारतीय टीम ने जीता है तो इसका मतलब टीम की बात हो गई, हम इसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब लगा दी, विन लगाएंगे, विंस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखो, टू एक्सप्रेस डेफिनेट लोकेशन, किसी निश्चित स्थिति को बताने के लिए। डेफिनेट लोकेशन का मतलब क्या है, जो जल्दी जल्दी चेंज ना हो, मतलब कुछ समय के लिए या कुछ सालों के लिए जो चीज़ सेम रहती है वो हमारी स्थिति कैसी होती है, वो डेफिनेट होती है। जैसे डेफिनेट और इनडेफिनेट का थोड़ा अंतर समझो। जैसे मैं कहता हूँ मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, तो मेरी स्थिति कैसी होगी, लिखने की क्या है, कंटिन्यू होगी। जैसे ही मैंने काम पूरा किया, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ, तो स्थिति कैसी होगी, कंप्लीट हो गई। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, किसी डेफिनेट स्थिति को बताने के लिए, भाई माई हाउस या आवर हाउस फेस द नॉर्थ, कि मेरा घर या हमारा जो घर है वो किस तरफ है, नॉर्थ को फेस किए हुए, मतलब नॉर्थ के बिल्कुल सामने है, मतलब हमारे नॉर्थ के हमारे घर जो है फेस किस तरफ, उसका नॉर्थ की तरफ है। तो हाउस कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पता ही है कि हम वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे, तो फेसिस हो जाएगा। दिस रोड लीड टू रोहतक। अब जिसमें बात कर रहा हूँ, ये जो रोड है वह रोहतक जाता है, ये थोड़ा ना कि 2 सेकंड में ही बदल जाएगा, नहीं ये रोड तो झज्जर जाता है, ये रोड तो भिवानी जाता है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। तो यहाँ पर ये डेफिनेट स्थिति है, उसमें प्रेजेंट में जो अब बात करें उसमें स्थिति कैसी है, डेफिनेट है। तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए जो डेफिनेट होती है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दिस रोड लीड, और लीड के साथ हम एस लगाएं या ई एस लगाएं, क्योंकि रोड तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लीड्स हो जाएगा। अब जो हमने यूज़ किए हैं पिछली वीडियो में और इसमें हमने जो भी डिस्कस किए हैं रूल्स, अब उन्हीं की सहायता से हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में जो वर्ब दिए गए हैं उन्हीं की सहायता से हमने इसको क्या करना है, इस फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं हमारे रूल्स कहाँ तक कारगर होते हैं इन एक्सरसाइज को करने में, इन सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे हम फिलअप करेंगे। देखो जरा, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब क्या, ये बात पिछले जो भाग है पार्ट नंबर 1 में हमने सारे के सारे रूल्स डिस्कस किए हैं। तो ये बात क्या है कि पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये कैसी बात है, सर्वमान्य सत्य है या सामान्य सत्य की बात है, वैज्ञानिक तथ्य की बात है। ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये वाक्य है। भाई सर्वमान्य सत्य बता रहा है, वैज्ञानिक तथ्य बता रहा है, जनरल ट्रूथ है, ये जनरल ट्रूथ है। आप देख सकते हैं कि या फिर आप किसी चीज़ को आप देखकर बताएं ना कि ये सत्य है, दिख रहा है, वो सारी की सारी बातें क्या होती है, सत्य होती है। और सत्य जहाँ पर होता है वो चाहे जनरल ट्रूथ हो, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, वो उन्हीं के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो वाटर सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन कैसे, अभी ये कौन सा नाउन हो गया, ये हो गया वाटर होता है मैटेरियल नाउन, और मैटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के साथ जो वर्ब प्रयोग की जाती है ना वो सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर हम बॉयल के स्थान पर क्या करेंगे, हम बॉयल्स लगाएंगे। वाटर सिंगुलर नाउन है और वर्ब भी हमने सिंगुलर प्रयोग किया। आई जनरली गेट अप एट 5। अब जनरली कुछ ऐसे मैंने एडवर्ब पिछले पार्ट में किए थे, वो बता दिए थे, ऑलवेज है, डेली है, नेवर है, जनरली है। ये सारे के सारे जो वर्ब, ये वर्ड जो हैं वो एडवर्ब हैं, और एडवर्ब के कुछ और भी पार्ट है वो आप वहाँ से देखें समझें।
तो जब भी ये वर्ड आते हैं तो हमने समझना है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये किसी की आदत को बताने के लिए होते हैं। आदत डेफिनेट भी हो सकती है और इनडेफिनेट भी हो सकती है। तो जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, और डेली लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आई डेली गेट अप 5, तो मैं हर रोज़ 5 बजे उठता हूँ, तो मेरी आदत कैसी होगी? वो जो नियमित रूप से होने वाली आदत है वो कैसी हो जाएंगी? आप बता सकते हैं कैसी आदत है ये? भाई डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? रेगुलर होने वाली आदतें कैसी होती हैं? रेगुलर। तो यहाँ पर क्या करें, गेट करें या गेट्स करें? अब ज़रा मुझे क्लियर करें, गेट करें या गेट्स करें? अब यहाँ पर आप बात थोड़ा सा नहीं समझ पाए। अब आई को आप क्या मान रही हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मान रहे हैं या प्लूरल सब्जेक्ट मान रहे हैं? आई हमेशा प्लूरल होता है, ये आप नोट कर लें, दिमाग में इस चीज़ को बिठा लें कि आई कैसा सब प्रोनाउन है, आई प्लूरल है। आप ये समझते हैं कि आई सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है। ये सिंगुलर कब होता है? देखो नेचर में ये सिंगुलर है, लेकिन यदि हम इसको प्रयोग करें यूजेस के आधार पर ये प्लूरल होता है। नेचर इसकी सिंगुलर है, लेकिन यूजेस में मतलब ग्रामेटिकली जहाँ भी इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है वो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर में तो कहाँ होता है ये आई के साथ? देखो ये एम क्या है, प्रेजेंट में एम तो ये फिक्स है इसके साथ। इसके अलावा यदि हम पास्ट की बात करें तो आई के साथ वाज लगता है। बाकी इसके अलावा आई एम या आई वाज के अलावा जितनी भी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी वो सारी की सारी इसके साथ प्लूरल वाले ही लगेंगे। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या है? प्लूरल वर्ब का मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? मान लीजिए हम बात करें वाज वर्ब में से तो आ गया। अगर हम हैज हैव की बात करें तो आई के साथ लगता है हैव। अगर हम डू डज की बात करें, डू या डज की बात करें तो इसके साथ क्या लगता है? डू लगता है। यदि हम सेल विल की बात करें तो आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। तो आपने ये डाउट नहीं रखना, आई क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल हमारा जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी हम कैसे लगाएंगे? प्लूरल ही लगाएंगे। तो अभी इसको एक बार समझें, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है? वो भी प्लूरल होती है। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए, आई के साथ केवल 2 ही एक ऐसी वर्ब है जो लगती हैं, बाकी ये कहाँ काम आता है, कहाँ मतलब किसको अपने कौन सी अपने साथ ही हेल्पिंग वर्ब लेता है? प्लूरल वाले ही। तो आई को आपने सिंगुलर नहीं माना, प्लूरल ही माना है। तो आई गेट नहीं, आई गेट्स नहीं कहेंगे, आई गेट कहेंगे। आई गेट अप एट 5, मैं 5 बजे उठता हूँ, जनरली मतलब आमतौर पर। इरेगुलर वर्क नोट ब्रिंग सक्सेस। अब हमें पता चल गया नोट आया है। जब भी नोट आता है इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी है, क्योंकि नोट कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं लगता। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। और इस टेंस के अंदर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? डू या डज होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं? डू या डज। अब आपको ये क्लियर करना है कि हमें कब डू लगाना है, कब डज लगाना है। डू या डज ये इसकी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा? देखिए आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता है वहाँ पर डू लगाएंगे। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ डज लगाएंगे। या इसके अलावा प्रोनाउन में आप लिख देता हूँ, जैसे ही है, सी है, इट है। नाउन कैसा? कोई भी एक नाम, कोई भी नेम होता है ना, वो सिंगुलर ही होता है, एक नाम। अगर एक से ज़्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। मतलब राम है, मान लिया हम यहाँ पर राम लिखते हैं, राम सिंगुलर नाउन हो गया। अब राम एंड श्याम लिखते हैं तो कैसा हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। जब एंड से 2 नाउन को जोड़ा जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। कभी सोचो कि राम अलग नाउन है और श्याम अलग है, एंड से जोड़ने के बाद ये कैसे बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। तो वर्क, इरेगुलर वर्क नॉट ब्रिंग सक्सेस। अब हमने क्या लगाना है? इरेगुलर वर्क, मतलब अनियमित कार्य। ये तो कैसा होगा? डू नॉट लगाएं, डज नॉट लगाएं? डज लगेगा। डज नॉट ब्रिंग।
अब एक चीज़ और आप ध्यान रखें, जब डू नोट डज नोट आपने लगा दिया ना, तो इनके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, एस या एस नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर बॉयल के साथ हमने एस लगाया था, ऐसा क्यों किया, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि यहाँ पर तो एस या एस लगा दिया, मतलब हम वर्ब को सिंगुलर करने के लिए। अब यहाँ हमने इसके साथ ब्रिंग के साथ एस क्यों नहीं लगाया? भाई सीधी सी बात है, ये क्या है, हमने इसको यहाँ पर एस पहले ही दे दिया। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अब डू को यदि हम सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो इसके साथ वर्ब के साथ क्या जोड़े, एस जोड़े या एस जोड़े। तो वर्ब का अंत क्या किससे होता है, ओ से होता है, तो हम एस जोड़ते हैं। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में कहा था, सिंगुलर सब्जेक्ट हो और वाक्य के अंत में क्या हो, सॉरी वर्ड के अंत में क्या हो, हमारे जो वर्ब उसके अंत में क्या हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ होगा, तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। तो गो का हमने क्या किया था, गोज बनाया था। ऐसे ही क्या हो जाएगा, डू के अंत में तो ओ आया है, इसको हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो ई एस जोड़ देंगे, डज बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसे गो को हमने ई एस जोड़कर सिंगुलर बना दिया, गोज। ऐसे ही डू के साथ हमने ई एस जोड़कर क्या बना दिया, डज बना दिया। तो अब यहाँ देखो, आप सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही रहेगी, डज। अब आगे देखो, आई फ्लाई टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। अब क्या कह रहा है कि मैं अगले सप्ताह अमेरिका जाऊंगा। अब देखो जरा, ये उड़कर नहीं जाएगा, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, लेकिन ये उड़कर नहीं जाएगा, एरोप्लेन से जाएगा। तो आप मीनिंग भी आप समझें, कहीं आप इसको ये ना सोचें कि उसको पंख लगे हुए हैं, पंख नहीं लगेंगे। अब जरा देखो, ये तो नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर की बात हो गई। अब फ्यूचर को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं फ्यूचर को बताने के लिए? देखो, दो तरह के होते हैं फ्यूचर। अब फ्यूचर की जब बात करते हैं, कोई भी हमने कोई डेफिनेट की बात करते हैं, चलो फ्यूचर को मैं थोड़ा सा और रुक कर बताता हूँ। सबसे पहले फिक्स और अनफिक्स्ड की बात कर लेते हैं। कोई भी हमने योजना बनाई, वो कैसी हो है, फिक्स्ड है हमारी योजना। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो फिक्स नहीं है, मतलब नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स न हो। तो ऐसी योजना जो हमारी फिक्स्ड है, मतलब निश्चित कर लिया है, जब फ्लाई इसमें जाएगा, अमेरिका जाएगा, तो ये थोड़ी ना बस की टिकट लेकर जाएगा, उसको क्या करना है भाई, बाई एयर जाना पड़ेगा। बाई एयर जाना है तो उसको हमने टिकट भी बुक करानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें क्या होगी, फिक्स हो गई ना। जब हमारे प्लान जो होती है, फ्यूचर की जो प्लान होती है, फ्यूचर का जो कार्य होता है, जब फिक्स होता है, तो फिक्स कार्य को बताने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या एस लगा सकते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो आप ये समझें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस के साथ हम इसको व्यक्त करेंगे। मतलब कहने का क्या है, यदि फिक्स्ड प्लान है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यदि हमारी योजना फिक्स नहीं है, फ्यूचर की बात कोई फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। अब ये दिखाएगा फ्यूचर को। अब हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पर फ्यूचर की बात, क्योंकि नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, इस तरह के कुछ जो वर्ड हैं ये क्लियर कर देंगे कि सेंटेंस के अंदर किस तरह का भाव है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर की कोई योजना बता रखी है। आई फ्लाई टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह अमेरिका जाऊंगा, फ्यूचर की बात होगी। अब फिक्स हो चुका है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मतलब वो तो डिपेंड करता है यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई की जगह यहाँ पर ही हो जाता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस भी लगा देते। अब आई सब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ कहा था आई प्लूरल होता है, तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, तो आई फ्लाई। अब ये योजना यदि निश्चित ही नहीं होती, आप कहोगे जी यदि एरोप्लेन ये इसकी टिकट कैंसिल हो जाए तो का मतलब नहीं, जो चीज़ क्लियर होती है उसको हमने समझना है। एक्सेप्शन तो हम अपने आप कुछ भी बना ले, लेकिन जो रियल बात है ना उसको समझना है कि जो फ्यूचर प्लान के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, यू गो फॉर ए वॉक डेली। अब यहाँ पर क्या लगा है, वाक्य के अंदर में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क से हमने समझना है कि हमारा जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। किससे आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। जैसे नोट लगने से हमें पता चल गया ना कि यहाँ पर डू नोट लगेगा या डज नोट लगेगा, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क आने से हमें पता लग जाता है कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ही प्रयोग की जाएगी। अब हम सब्जेक्ट के से पहले किसको लगाएं, क्योंकि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू या डज है। अब डू या डज है, अब हमने ये देखना है कि डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, वो किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। यू कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल।
प्लूरल सब्जेक्ट है, डेफिनेटली प्लूरल ही है, तो वर्ब भी कैसे लगेगी यहाँ पर, प्लूरल लगेगी। तो क्या लगाएंगे, डू यू गो फॉर ए वॉक डेली। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी, सर यहाँ पर तो आपने ओ आया है वर्ब के अंत में, फिर भी यहाँ पर एस या ई एस नहीं जोड़ा। बिल्कुल ये डाउट नहीं रखना, क्योंकि अब हमने क्या देखना है, वर्ब को लगाने से पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर कैसा है, प्लूरल है। अब सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल है तो इसका मतलब हमारे वर्ब भी कैसे होने चाहिए, वही प्लूरल होनी चाहिए। अब यहाँ कर होता है, देखो अगर एक तो बात कन्फर्म है, यदि यहाँ पर डू या डज आपने लगा दिया, डू डज लगने के बाद आप इस वर्ब के अंदर कोई चेंज करेंगे ही नहीं। ये बात भी आप गांठ बांध लें। कौन सी बात, कि डू या डज जब भी सेंटेंस के अंदर प्रयोग किया गया, जो मेन वर्ब है वो वैसे की वैसे आपने लगानी है, ना एस जोड़ना ना ही ई एस जोड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, देयर गो द बॉल। अब कोई भी सेंटेंस हमारा हेयर या देयर से शुरू होता है और उस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, सॉरी विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। सेंटेंस हमारा किससे शुरू होता है, हेयर या देयर से, और वाक्य के अंत में क्या मिलता है, पर्सन ये विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलता है, तो उस सेंटेंस के अंदर भी हम इसी टेंस मतलब इसी वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ये आपको क्लू थोड़ा है ध्यान रखना है, कैसा क्लू है मैंने याद रखने के लिए, कोई भी सेंटेंस हियर या देयर से शुरू हुआ और वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसका मतलब हमारी वर्ब कैसे लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही लगेगी। वो डिपेंड करता है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम एस या एस जोड़ेंगे। अब बाल को देखें, बाल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अब वर्ब के अंत में ओ आया है तो ई एस भी जोड़ देंगे। वर्ब के अंत में मैंने आपको बताया था क्या हो, वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, सी ओ या जेड होगा और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ हम ई एस जोड़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, ही नो यू वेल। अब यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क आया है, इससे क्या हम समझे, इससे हमने ये समझना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इस टेंस के अंदर, डू या डज लगती है। अब डू लगाएं या डज लगाएं, इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय करेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, ही है। अब ही के लिए डू लगाते हैं, डज लगाते हैं, ही के लिए तो हम डज लगाते हैं, डज ही। अब मैंने आपको बता दिया कि जो वर्ब होती है डू या डज लगने के बाद जो भी मेन वर्ब होती है वो हमने वैसे की वैसे लिखनी है, उसके साथ ना एस लगाना ना ही ई एस लगाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही नोट लर्न हिज लेसन प्रॉपरली। अब देखो यहाँ पर नोट आया है, अब नोट आने से भी हमें क्लियर हो गया कि हमने क्या लगाना है इसके साथ, नोट के साथ ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या है, डू या डज है। अब ही के साथ हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, ही डज नॉट लर्न, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन प्रॉपरली। द रोज स्मेल स्वीट। अब रोज सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब है या नहीं, बताओ ये सिंगुलर वर्ब है या नहीं। अरे ये जो भी वर्ब होती है यहाँ पर वो प्लूरल होती है, उसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है। सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एस या एस जोड़ना पड़ेगा। दे ऑलवेज टेक टी। वे हमेशा चाय पीते हैं, उनकी आदत बताई है। अब किसी की आदत को बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जरा देखें, दे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। अब हमने इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, हमने क्या करना है, कम्बिनेशन बनाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। वर्ब हमेशा प्लूरल ही होती है, इसलिए मैंने वैसे लिखे एक बार। अब हम सब्जेक्ट पर आते हैं, सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है, इसका मतलब बात ठीक हो गई, कम्बिनेशन ठीक हो गया। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ यूजेस और इनसे संबंधित कुछ सेंटेंसेस। इसी प्रकार के कुछ सेंटेंसेस मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी करें। और आप भी यदि कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम करेंगे।